एपेक्स की आवाज ने कैन को जगा दिया। उसने गहरी सांस ली और घबराहट व उत्साह के मिले-जुले भाव के साथ सिस्टम को पुकारा। चूंकि उसने एक ब्लड लाइन जगा ली थी, उसकी वेव टैलेंट बदल जानी चाहिए थी। यह कितना बदली है, यही रहस्य वह अब जानने वाला था। पेक, सिस्टम स्कैन, आगे स्कैन। नाम कैन लोरेफा। जाति गॉडस्लेयर, ह्यूमन काइंड। शक्ति का मार्ग कोई नहीं। वंश लाइनेज में लाइटनिंग लूपस। वेव टैलेंट 0.04। फुर्ती 0.06। जोनाथन उसे इसलिए परेशान कर पाता था क्योंकि उसकी वेव टैलेंट पीक टियर 3 थी, लेकिन अब कैन उससे बेहतर था। उसने ये भी देखा कि उसके आंकड़े बढ़ गए हैं, खासकर उसकी जीवन शक्ति जो पहले सबसे कम थी अब एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। खुद को शांत करने के बाद कैन ने देखा कि उसकी वंशावली मानव से बदलकर लाइटनिंग लूपस हो गई है, जिससे वो भ्रमित हो गया। शुरुआत में उसने लाइनेज सेक्शन को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि यह एक गलती थी। एपेक्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लाइनेज क्या होती है? हमेशा की तरह जब बात सिस्टम से जुड़ी होती थी, एपेक्स ने पूरी सटीकता से जवाब दिया। लाइनेज अनोखी शारीरिक संरचनाएं होती हैं। इन्हें अलग अलग तरीकों से पाया जा सकता है, जिनमें सबसे आम तरीका ब्लड लाइन है। तकनीकी रूप से सभी ब्लड लाइन लाइनेज होती है, लेकिन सभी लाइनेज ब्लड लाइन नहीं होती। यह विवरण भले ही छोटा था, लेकिन इससे कैन की शंकाएं दूर हो गईं। पहले वह एक शुद्ध मानव था, लेकिन बेसिक जेनेटिक स्टिम्युलेशन की बदौलत उसने एक ब्लड लाइन जगा ली और एक लाइनेज प्राप्त की। जहां तक लाइटनिंग लूपस लाइनेज की बात है, साम्राज्य विज्ञान अकादमी के रिकॉर्ड के अनुसार यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे दोषपूर्ण फ्लॉड भी माना गया है। यह सुनते ही कैन चिंतित हो गया। दोषपूर्ण ब्लड लाइन कोई छोटी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि उसके शरीर में कोई कमी है। सौभाग्य से एपेक्स ने उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया और समझाया, किसी ब्लड लाइन को कई कारणों से दोषपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन तुम्हारी श्रेणी में आने का कारण भावनात्मक अस्थिरता है। कुछ समय ऐसे आएंगे जब तुम्हारी भावनाएं नियंत्रण से बाहर होंगी, और तुम खुद को नियंत्रित कर पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। भावनात्मक अस्थिरता खतरनाक थी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। इतनी शानदार वेव टैलेंट के बदले यह कमी स्वीकार करने को कैन तैयार था। ऊपर से उसके पास अभी भी जेनेटिक कोडर मॉड्यूल था, जो शायद इसे ठीक करने में मदद कर सकता था। खैर, अब जब तुम्हारी वेव टैलेंट ठीक हो चुकी है, तो तुम्हें प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। मेरी इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम्हें इंपीरियल मिलिट्री अकादमी जाना पड़ेगा। एपेक्स की बातों ने कैन को एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई, उसकी सैन्य सेवा। गॉडस्लेयर ह्यूमन काइंड के सभी सदस्यों को इंपीरियल मिलिट्री अकादमी में 1 साल की सैन्य सेवा करनी होती है, सिवाय उन लोगों के जो वेव यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं। पुराने विश्व में 14 साल के लड़कों को सैन्य सेवा में भेजना भारी विरोध पैदा कर देता, लेकिन गॉडस्लेयर ह्यूमन काइंड साम्राज्य में इसे अजीब नहीं माना जाता था। वे लगातार युद्ध में थे, इसलिए संस्कृति ही लोगों को मजबूत बनने के लिए प्रेरित करती थी। मेरे पास इंपीरियल मिलिट्री अकादमी जाने से पहले 2 महीने हैं। मुझे हर एक सेकंड का पूरा फायदा उठाना होगा। कैन प्रशिक्षण लेने और अपनी वेव टैलेंट को परखने के लिए उत्सुक था, लेकिन एपेक्स ने उसे रोक दिया। जरा रुक जाओ। चूंकि तुमने एक लाइनेज जगह ली है, इसलिए एसेंस इवोल्यूशन पाथ ऑफ पावर अपनाने के बजाय तुम्हें एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ऑफ पावर पर विचार करना चाहिए। एपेक्स द्वारा बताए गए एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ऑफ पावर शब्द से कैन पूरी तरह अनजान था, और सिस्टम स्पिरिट यह जानता था। आमतौर पर अधिकांश आम लोगों को एस्ट्रल रीबर्थ पाथ के बारे में सिर्फ उसके अस्तित्व का ही पता होता है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे ना जानने पर तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं जो जानकारी साझा करने वाला हूं वह मैंने इंपीरियल साइंस अकादमी को हैक करके प्राप्त की है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। यह बुनियादी जानकारी है जो किसी भी वेव यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, इसलिए अगर लोगों को पता चल भी जाए कि तुम्हें यह मालूम है तो कोई समस्या नहीं होगी। एपेक्स ने कैन को बात समझने के लिए एक पल दिया, और जब देखा कि वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर चुका है तो आगे बोला,
जैसा कि तुम पहले से जानते हो, वेव कल्टीवेशन में हम वातावरण में मौजूद लाइफ वेव को अपने शरीर में खींचते हैं और पवित्र अंग इवोल्यूशन कोर का उपयोग करके उसे एसेंस वेव में बदलते हैं। यही है एसेंस इवोल्यूशन पाथ ऑफ पावर, मानवता के लिए सबसे आम रास्ता और वह जिसे हर कोई अपना सकता है। जिनके पास लाइनेज होती है उनके रीबर्थ हार्ट भी जाग चुके होते हैं। यह गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड का दूसरा पवित्र अंग है जो लाइफ वेव को एस्ट्रल वेव में बदलने की अनुमति देता है, और यही है एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ऑफ पावर, पी एसेंस इवोल्यूशन पाथ ऑफ पावर। जहां तत्वों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, वहीं एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ऑफ पावर शरीर को केंद्र बनाता है। दोनों ही शक्तिशाली है, लेकिन इंपीरियल साइंस अकादमी मानती है कि दूसरा अधिक शक्तिशाली है। हालांकि एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ऑफ पावर ज्यादा कठिन भी है और भविष्य में तुम्हें जिन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी वे एसेंस इवोल्यूशन पाथ से कहीं अधिक होंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि कौन सा मार्ग चुनना है। फिर कैन के चेहरे के भाव दिखा रहे थे कि वह इस फैसले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। फिर भी उसे निर्णय लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह बैठ गया और सोल्जर कल्टीवेशन टेक्निक का उपयोग करके लाइफ वेव को अपने शरीर में खींचने लगा, लेकिन उसे इवोल्यूशन कोर में भेजने के बजाय उसने उसे रीबर्थ हार्ट में भेजा। आखिर मेहनत से डरना कैन लॉरिफर ने कब सीखा था? इसको अथन इंपीरियल मिलिट्री से कुछ चुराने की कोशिश करने जितना मूर्ख कोई नहीं था। आत्महत्या करने के इससे कहीं आसान तरीके थे। एक गंजा था, जबकि दूसरे की गर्दन के चारों ओर एक बड़ा सा निशान था। यही कैन लॉरिफर का घर है। हाँ, उस छोटे से संवाद के बाद दोनों आदमियों की भौहें सिकुड़ गईं। कैन को पहले ही संदेश मिल जाना चाहिए था कि इंपीरियल मिलिट्री फोर्स का कोई उसे लेने आएगा, इसीलिए उसे उनका इंतजार करते हुए बाहर होना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। इंपीरियल मिलिट्री अकादमी इंपीरियल मिलिट्री फोर्स की एक शाखा थी। अधिकांश प्रशिक्षक अनुभवी सैनिक थे, इसीलिए लोगों को उनके घरों से घसीट कर लाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही दोनों यह तय करने लगे कि अपार्टमेंट में किसे जाना होगा, तभी एक मोटा युवक ट्रक से उतरा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उनके पास आया। सर ट्रिस्टन, सर लोडन, आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। आप अनुमति दें तो मैं जाकर उस आदमी को ले आऊं। मैं उसे जानता हूं, कह सकते हैं कि हम स्कूल के साथी थे। ट्रिस्टन और लोडन युद्ध देख चुके सैनिक थे, इसलिए युवक की आंखों में छिपी नीयत को वे कैसे ना पहचानते। वह साफ तौर पर कैन के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता था। आमतौर पर वे ऐसे बचकाने खेलों में नहीं पड़ते, लेकिन चूंकि कैन ने कई दिन पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था, इसका मतलब अनुशासन की कमी था और सेना में यह स्वीकार्य नहीं था। इसलिए उन्होंने मोटे युवक को जाने दिया। जैसे ही उसने सैनिकों की सहमति देखी, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह कैन के अपार्टमेंट की ओर दौड़ पड़ा। उसने दरवाजा खटखटाने की भी जहमत नहीं उठाई, बस एक भद्दी लात मारी और ताला तोड़ दिया। अरे कचरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सर ट्रिस्टन और सर लोडन को इंतजार करवाओ। मोटा युवक गरजा और ऐसे अंदर घुस गया जैसे वह उसका ही घर हो। लेकिन उसने 3 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि वह खून उगलता हुआ उड़कर बाहर जा गिरा। अचानक हुई इस घटना से लोडन और ट्रिस्टन चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उनमें से एक मोटे युवक की ओर कूदा और उसे पकड़ लिया ताकि उसे और चोट न लगे। गंजे सैनिक ट्रिस्टन ने आंखें संकरी की जब उसने देखा कि कोई अपार्टमेंट से झपटा मारते हुए निकल रहा है और लोडन की बाहों में पड़े मोटे युवक की ओर बढ़ रहा है। ट्रिस्टन का आसमानी नीला वेव क्लॉक प्रकट हुआ और वह अपने साथी के सामने कूद गया। उसने आने वाले लक्ष्य की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से अत्यधिक संपीड़ित हवा का विस्फोट निकला और हमलावर से टकराया, जिससे वह उड़कर दूर जा गिरा। कैन जमीन से टकराया, कई बार लुढ़का, लेकिन खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया। उसकी नजरें ट्रिस्टन पर टिक गईं और उसका वेव क्लॉक फट पड़ा। ट्रिस्टन और लोडन फिर से चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैन का वेव क्लॉक उनके जैसा नहीं बल्कि गहरे बैंगनी रंग का था, जिसका मतलब था कि वह एक एस्ट्रल वेव वॉरियर था। उनके रिकॉर्ड के अनुसार कैन तो बस झुग्गियों से आया एक साधारण युवक था। उसकी एकमात्र पहचान थी उसका बेहद घटिया वेव टैलेंट।
लेकिन अब वे देख रहे थे कि वह न सिर्फ बल्कि एक एस्ट्रल वेव वॉरियर था। पहले ही एक वेव वॉरियर बन चुका था, बल्कि उसने एस्ट्रल रीबर्थ पाथ ऑफ पावर भी चुना था। हालांकि कैन का किसी वंश लाइनेज का जागृत होना प्रभावशाली था, फिर भी दोनों को बहुत ज्यादा झटका नहीं लगा। मनुष्यों के शरीर में रक्तवंश सुप्त अवस्था में रहते हैं और कभी कभी वे अपने आप जागृत हो जाते हैं। यह आम नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं। फिर भी जब ट्रिस्टन और लोडन ने कैन की आंखों में झलकती हुई क्रूरता देखी तो उनकी निगाहें ठंडी हो गई। ट्रिस्टन की आभा कई गुना बढ़ गई और उसके पैरों के नीचे जमीन को काटती हुई हवा की धारियां बनने लगीं। कैन की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। उसने उस खतरे को महसूस किया जो युद्ध की क्रूरता झेल चुके योद्धा से आता था। इससे वह शांत हुआ और पहले की भावनात्मक उथल पुथल पर काबू पा सका। संयम वापस आते ही कैन ने भौहें चढ़ाईं। मोटे युवक ने उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसे चौंका दिया था, जिससे सबसे बुरे समय पर उसका गुस्सा भड़क उठा। उसकी भावनात्मक अस्थिरता ने प्रतिक्रिया दी। अगर लोडन और ट्रिस्टन ने बीच में आकर उस युवक की रक्षा ना की होती तो शायद वह उसे मार ही देता। मुझे इस भावनात्मक अस्थिरता के बारे में कुछ करना होगा। केवल इच्छा शक्ति से इसे दबाना इतना आसान नहीं है। कैन ने गहरी सांस ली, अपना वेव क्लोक निष्क्रिय किया और सैनिकों को हल्का सा झुककर अभिवादन किया। मेरे व्यवहार के लिए माफ कीजिए। मैंने अपने गुस्से और लड़ाई की प्रवृत्ति को अपने ऊपर हावी होने दिया। कैन ने उनसे माफी मांगी। यह एक बहाना था। वह अपने वंश की खामियों को अजनबियों के सामने उजागर नहीं करने वाला था। ट्रिस्टन और लोडन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि कैन कुछ छिपा रहा है, लेकिन भर्ती किए जाने वालों की जांच करना उनका काम नहीं था। अपना सामान इकट्ठा करो और ट्रक में बैठो। ट्रिस्टन ने बस इतना कहा और मुड़ गया, लेकिन तभी किसी और की चीख सुनाई दी। सर ट्रिस्टन, उस कचरे ने मुझ पर हमला किया। आपको उसे सजा देनी चाहिए। मोटे युवक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी उसने चिल्लाने की ताकत जुटा ली। वह कैसे सहन कर सकता था कि स्कूल में सबके द्वारा सताया जाने वाला कैन उसे चोट पहुंचा दे। उसके दिमाग में कैन एक ऐसा कोई नहीं था जिसकी मदद कोई करता, इसलिए सैनिकों को तुरंत उसका पक्ष लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। ट्रिस्टन और लोडन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई जोकर हो। वह एक लेवल 1 एस्ट्रल वेव वॉरियर है। मुझे जानना है कि तुम्हारा टैलेंट कितना महान है जो तुम उसे तचरा कह रहे हो। इन शब्दों ने मोटे युवक का चेहरा सफेद कर दिया। वह और उसके दोस्त पहले कैन को अपमानित करते थे, और अब जब वह ताकतवर हो चुका था तो भविष्य में बदले के ख्याल से ही वह कांपने लगा। सच्चाई यह थी कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। कैन उसके खिलाफ किसी भी तरह के बदले के बारे में नहीं सोच रहा था, दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह मोटा युवक उसकी नजर में था ही नहीं। ट्रक में बैठने से पहले वह अपने अपार्टमेंट में गया और अपनी सबसे जरूरी चीजें इकट्ठा की। पीपी जो सब कुछ निगल रहा था और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। इस बच्चे की प्रतिभा निश्चित रूप से टियर 3 से ऊपर है। हाँ, किसने सोचा था कि झुग्गियों में भी ऐसे जीनियस मिलेंगे। कैन को अपने आसपास क्या हो रहा था इसकी जरा भी भनक नहीं थी। वंश लिनिएज प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षण के दौरान उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सिर पर पानी की बूंदें गिर रही हों, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल झरने के नीचे खड़ा हो। यह अनुभूति नशे जैसी थी और वह इसे रोक नहीं पा रहा था। बेशक कैन ने अपनी सतर्कता कम नहीं की, क्योंकि वह किसी को नहीं जानता था। यहीं पर बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड काम आया। इस टूल का उपयोग करके कैन ने अपने शरीर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय फोर्स फील्ड प्रोजेक्ट की जो सोनार की तरह काम करती थी। उसने सिस्टम को आदेश दिया कि यदि कोई उसकी निजी सीमा में घुसे तो उसे जगा दिया जाए। बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड संकेतों और इलेक्ट्रॉनिक संचार को जाम भी कर सकता था, लेकिन कैन ने वह फंक्शन सक्रिय नहीं किया। जैसे जैसे सैन्य ट्रक अपने गंतव्य के पास पहुंचा, कैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गाइया महाद्वीप 70 सेक्टर्स में बंटा हुआ था
और जितना कोई सेक्टर के केंद्र के करीब होता उतनी ही लाइफ वेव की क्षमता अधिक होती, जिससे साधना कल्टीवेशन की गति तेज हो जाती। कैन जिस सेक्टर में रहता था उसका नाम हेलब्लेजर सेक्टर था। एक दिन से अधिक की यात्रा के बाद सैन्य ट्रक आखिरकार हेलब्लेजर मिलिट्री बेस पहुंच गया। जब वे वहां पहुंचे और ट्रक का दरवाजा खुला, कैन अपनी ट्रेनिंग से जागा और बेस की ओर देखा। जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। उस स्टार क्रूजर में जाओ। जब सभी भर्ती पहुंच जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर केन हैरान रह गया और वह अकेला नहीं था। सभी धरती संदेह से सैनिकों को देखने लगे। स्टार क्रूजर एक भविष्यकालीन एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा लग रहा था और बेहद विशाल था। ट्रिस्टन ने भर्तियों की परवाह नहीं की और ये कहने के बाद तुरंत चला गया, लेकिन लोडन ने उन्हें कुछ बताने के लिए रुकना उचित समझा। इंपीरियल मिलिट्री अकादमी के कई बेस हैं, लेकिन हेलब्लेजर सेक्टर में एक भी नहीं है। इसलिए तुम सबको कोलैप्सिंग लाइटनिंग सेक्टर ले जाया जाएगा। गाया महाद्वीप बेहद विशाल था और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक यात्रा करना पुराने ब्रह्मांड में ग्रहों के बीच यात्रा करने जैसा था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि किसी भी युवा ने कभी हेलब्लेजर सेक्टर नहीं छोड़ा था। कई युवाओं के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। केन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन खोज करने और लंबी यात्राएं करने का विचार उसके भीतर रोमांच और उत्साह भर रहा था। केन मुस्कराया और स्टार क्रूजर की ओर चल पड़ा। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। ट्रिस्टन पहले ही उस क्षेत्र में पहुंच चुका था जहां कई सैनिक इकट्ठा थे। हाँ, ट्रिस्टन, तुम तो आखिरी लोगों में से हो। तुम जिन कैडेट्स को लाए हो उनका क्या हाल है? यह आवाज एक बड़े आदमी की थी, लगभग 2 मीटर लंबा, सांवली त्वचा और चेहरे पर गहरे निशान। हालांकि उसने साधारण सैन्य वर्दी पहनी थी, लेकिन आसपास के सैनिकों का व्यवहार साफ बता रहा था कि उसका दर्जा कितना ऊंचा है। वाइस कैप्टन जोसेफ, आपने हमें सेक्टर के सबसे खराब इलाकों में भेजा। वे बच्चे या तो प्रतिभाहीन हैं या उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि अच्छे सैनिक नहीं बन सकते। वे युद्धभूमि के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर सैनिकों ने केवल सिर हिलाया। पुराने विश्व के युद्धों के विपरीत, जहां इंसान इंसान से लड़ते थे, डार्क रेस के खिलाफ युद्ध कहीं ज्यादा रक्त रंजित थे। हालांकि हमें एक ऐसा मिला है जो काफी आशाजनक है। लोडन वहां पहुंच चुका था और उसने ट्रिस्टन के कुछ पल बाद यह कहा। जोसेफ की आंखें संकरी हो गईं और उसने भर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उसकी नजर केन पर जाकर ठहर गई। मेरा ख्याल है तुम उसी बच्चे की बात कर रहे हो। जैसे ही लोडन ने सिर हिलाया, जोसेफ की आंखें ठंडी हो गईं और उसने एक शक्तिशाली इरादा छोड़ा। केन की आंखें फैल गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भयानक जानवर ने उसे निशाना बनाया हो। बिना एक पल सोचे उसने अपना वेव क्लोक सक्रिय किया और अपनी आभा को फटा दिया। गहरे बैंगनी रंग की एस्ट्रल वेव ने सबका ध्यान खींच लिया। केन ने परवाह नहीं की और घूमकर युद्ध मुद्रा में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन उसे भयानक खतरा महसूस हुआ था। अगले ही पल वह खतरा गायब हो गया, जिससे केन पूरी तरह भ्रमित रह गया। चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में उसने कंधे उचकाए और स्पेस क्रूजर में चला गया। अच्छा, बहुत अच्छा। खतरा महसूस होते ही उसने बिना झिझक सब कुछ झोंक दिया। उसकी शक्ति या युद्ध कौशल पर अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसकी संवेदनशीलता सेकंड लेफ्टिनेंट से कम नहीं है। जोसेफ मुस्कुराया और बाकी सैनिकों ने भी सहमति में सिर हिलाया। प्रतिभा और युद्ध कौशल जरूरी थे, लेकिन यदि आपकी संवेदनशीलता कमजोर हो तो आप युद्ध भूमि में जल्दी मर सकते थे। केन को सैनिकों की चर्चा का कोई अंदाजा नहीं था। उसने स्टार क्रूजर में बैठने की जगह ढूंढ ली। वह फिर से प्रशिक्षण शुरू करने ही वाला था कि उसकी नजर प्रवेश द्वार पर पड़ी। एक युवक अंदर आया जिसका शरीर केन जितना ही प्रभावशाली था। वह बेहद सुंदर था, काले बाल और आग सी लाल आंखें। क्रूजर में मौजूद बाकी लोगों से अलग उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाहिनी उंगली में एक भव्य लाल अंगूठी थी। उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, बैठा और आंखें बंद कर ली। जब केन ने देखा कि वह युवक भारी मात्रा में लाइफ वेव खींच रहा है,
तो उसकी रुचि बढ़ गई। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने एआई चिप मॉड्यूल का एक टूल इस्तेमाल करने का फैसला किया। सिस्टम, उस आदमी पर सूडो सेल्यूलर एनालिसिस उपयोग करो। सूडो सेल्यूलर एनालिसिस वही टूल था जिससे केन ने खुद को स्कैन किया था, और वह इसे दूसरों पर भी इस्तेमाल कर सकता था, हालांकि कुछ सीमाओं के साथ। एक विद्युत चुंबकीय तरंग केन से निकली और लाल आंखों वाले युवक तक पहुंची। कुछ ही पलों में उसके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन उभर आई। लक्ष्य का स्कैन पूर्ण हुआ। नाम, जाति गॉड स्लेयर ह्यूमनकाइंड, वंश शक्तिपथ एस्ट्रल रीबर्थ लेवल 2 एस्ट्रल वेव वॉरियर, आंकड़े ताकत 24 अर्चा, जीवन शक्ति 24/5, वेव 24/16। इन आंकड़ों को देखकर केन का चेहरा गंभीर हो गया। तो यह भी एक एबनॉर्मल है। कैन ने देखा कि कैसे एक एक करके और भी कैडेट स्टार क्रूजर में दाखिल हो रहे थे, और उनके बाद कुछ अधिकारी भी अंदर आए। वह केवल क्रिस्टन और लोडन को ही पहचान पाया। आखिरकार जहाज के द्वार बंद हो गए और सभी को अपने एआई चिप्स के जरिए एक संदेश मिला। उस संदेश में जहाज पर मिलने वाले खाटों और रोजमर्रा की जिंदगी की जानकारी थी। फिर भी इंपीरियल मिलिट्री गाइड, वेव बीस्ट कंपेंडियम और डार्क रेस कंपेंडियम नामक अभिलेखों ने कैन का पूरा ध्यान खींच लिया। इन अभिलेखों में बहुत उपयोगी जानकारी थी, लेकिन किसी भी तरह की अनधिकृत नकल या वितरण के खिलाफ सख्त चेतावनी भी दी गई थी। चैप्टर 14। द्वार बंद होने के थोड़ी देर बाद ही स्टार क्रूजर जमीन से हजारों मीटर ऊपर उठा और फिर सुपरसोनिक गति से चमकते हुए आगे बढ़ गया। अदृश्य रहते हुए उसके चारों ओर मौजूद एक फोर्स फील्ड उसे किसी भी क्षति से बचा रहा था। काफी है। और हालांकि कैन ने ज्यादातर दिन केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया, फिर भी उसे समय समय पर खाना खाने के लिए रुकना पड़ता था। और उन्हीं छोटे छोटे विरामों में वह इंपीरियल मिलिट्री अकादमी के बारे में और कंपेंडियम्स पढ़ता था। बेशक उसे जो जानकारी उपलब्ध थी वह बुनियादी थी, लेकिन फिर भी वह बेहद रोचक और मूल्यवान थी। कैन और लाल आंखों वाला युवक ही केवल साधना नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी साधना का प्रभाव उनके आसपास के लोगों पर बिल्कुल विपरीत पड़ रहा था। वे दोनों लाइफ वेव को इतनी ताकत से खींच रहे थे कि एक तरह का वैक्यूम बन गया, जिससे उनके आसपास के खाटों पर सो रहे कैडेटों को दूर हटना पड़ा। इससे कई लोग नाराज हुए, लेकिन चूंकि कैन और वह लाल आंखों वाला युवक ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी प्रतिभा भी बेहतर थी, इसलिए कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका। 4 हफ्तों की यात्रा के बाद स्टार क्रूजर आखिरकार अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया। सभी युवक युवतियां खिड़कियों से बाहर देखने लगे, और कैन भी इसका अपवाद नहीं था। उसने एक विशाल धातु का शहर देखा जो एक घने और विशाल जंगल के बीच स्थित था। सबसे प्रभावशाली चीज थी उसके केंद्र में खड़ा वह टॉवर, जो 10,000 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। ऐसी संरचना पुराने संसार में असंभव होती, लेकिन एथर में नहीं। और उस टॉवर का नाम कैन जानता था, टाइटन टॉवर। नाम भले ही साधारण लगे, लेकिन उसका अर्थ ऐसा था जिसने कैन को भीतर तक हिला दिया। उस टॉवर के भीतर एक टाइटन मौजूद था, गॉड स्लेयर ह्यूमनकाइंड का सदस्य, जिसकी शक्ति एक परमाणु बम से भी अधिक थी। कैन ने कई स्टार क्रूजरों को शहर में आते जाते देखा, लेकिन उसका क्रूजर बाकियों से अलग दिशा में मुड़ा और शहर के एक एकांत हिस्से की ओर चला गया। जब कैन ने महसूस किया कि स्टार क्रूजर सुरक्षित रूप से उतर चुका है, तो उसके चेहरे पर अनायास ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जब उसने पहली बार इस जहाज को देखा था, तो उसके मन में यह विचार आया था कि यात्रा के दौरान कुछ बेहद महाकाव्य घटेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वे विचार कितने भोले थे। यदि गॉड स्लेयर ह्यूमनकाइंड एम्पायर अपने ही महाद्वीप गया कॉन्टिनेंट के भीतर जहाजों की रक्षा नहीं कर सकता, तो उसकी सीमाएं एक मजाक बनकर रह जाती। सैनिकों के मार्गदर्शन में हजारों कैडेट स्टार क्रूजर से बाहर निकले। उनके सामने एक सुंदर महिला खड़ी थी, जिसने एक बेदाग सैन्य वर्दी पहन रखी थी। कैन अभी उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी एक ऊंची आवाज गूंज उठी, जिन जिन ने वेव वॉरियर का स्तर प्राप्त कर लिया है, वे मेरे साथ आए। बाकी सबको लेडी सोनिया संभालेंगी। यह आवाज उसी वाइस कैप्टन जोसेफ की थी, जिसने पहले कैन की परीक्षा ली थी।
स्टार क्रूजर के इंजन की आवाज के बावजूद हर किसी ने उसे साफ सुना। हालांकि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी किसी ने भी उस आदमी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। जो पहले ही वेव वॉरियर बन चुके थे, वे सब वाइस कैप्टन जोसेफ की ओर बढ़ गए। उस स्टार क्रूजर में मौजूद 5,000 से अधिक कैडेटों में से केवल 42 ही जोसेफ की ओर चले। यह अनुपात बेहद खराब था, लेकिन किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। लो टीयर 2 से ऊपर की वेव टैलेंट के बिना 1 साल से कम समय में लेवल 1 वेव वॉरियर बनना लगभग असंभव था। सभी ने जोसेफ के सामने सैन्य मुद्रा अपना ली, लेकिन उसने कोई और निर्देश नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। फिर भी कोई भी कैडेट सहज महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस आदमी से निकल रहा दबाव सभी को असहज कर रहा था। आधे घंटे बाद जब वह स्टार क्रूजर जो कैन को शहर में लाया था वहां से चला गया, तो एक नया क्रूजर आ पहुंचा। पहले की तरह ही वाइस कैप्टन जोसेफ ने वे वॉरियर्स को अपने पास बुलाया और फिर चुप हो गया। 4 घंटे ऐसे ही बीत गए और जब कैडेटों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई, तब जाकर जोसेफ ने नए आदेश दिए। मेरे पीछे चलो। इसके अलावा जोसेफ ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर दौड़ने लगा। कुछ कैडेटों को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादातर अनजान थे। फिर भी सभी ने वही किया जो जोसेफ ने कहा और उसके पीछे दौड़ पड़े। शुरुआत में यह आसान था, लेकिन जैसे जैसे जोसेफ की गति हर कदम के साथ बढ़ती गई, हालात कठिन होते चले गए। दौड़ शुरू होने के 20 मिनट से भी कम समय में लगभग आधे कैडेटों ने अपनी वेव क्लोक बुला ली ताकि वे साथ चल सकें। कई कैडेटों ने तो अपना सामान भी फेंक दिया, क्योंकि अतिरिक्त वजन उन्हें पीछे खींच रहा था। कैन खुशकिस्मत था, क्योंकि वह केवल एक छोटा सा सैन्य बैकपैक लाया था। जल्द ही कैन की आकृति सबका ध्यान खींचने लगी। न केवल वह इतनी तेज रफ्तार के बावजूद ठीक दिख रहा था, बल्कि उसके कपड़ों से यह भी साफ था कि वह एक साधारण परिवार से। हालांकि एसेंस वेव किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन उसका प्रभाव एस्ट्रल वेव की तुलना में बहुत कम होता है। फिर भी कैन अभी अभी लेवल 1 एस्ट्रल वेव बना था, इसलिए जब दौड़ 1 घंटे से ज्यादा चली तो उसे भी अपनी वेव क्लॉक बुलानी पड़ी। एक बार फिर कैन ने सबका ध्यान खींचा जब लोगों ने उसकी गहरी बैंगनी रंग की वेव क्लॉक देखी, लेकिन वही एकमात्र था जो किसी कुलीन परिवार से नहीं आया था। अगर सब लोग दौड़ पर इतना ध्यान न दे रहे होते तो अब तक कई लोग कैन से तरह तरह के सवाल पूछने आ चुके होते। 1.5 घंटे तक दौड़ने के बाद ऐसा लगा कि जोसेफ आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। उसने कैडेटों की ओर देखा और पाया कि लाल आंखों वाले युवक को छोड़कर सभी ने अपनी वेव क्लॉक इस्तेमाल की थी, और उनमें से कई तो मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। कैन को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन कम से कम वह खड़ा तो था। उसने उस जगह की ओर देखा जहां वाइस कैप्टन जोसेफ उन्हें लाया था और पाया कि वह शहर से बाहर जाने वाला एक विशाल द्वार था। द्वार के ठीक पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने भी जोसेफ जैसी सैन्य वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसकी वर्दी काफी घिसी पिटी थी। जोसेफ जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के विपरीत उस बूढ़े आदमी का शरीर दुबला पतला था और उसमें कोई विशेष ताकत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सभी कैडेटों ने एक कुचल देने वाला दबाव महसूस किया। सौभाग्य से वह दबाव ज्यादा देर तक नहीं रहा, वरना ज्यादातर कैडेट बेहोश हो जाते। तो ये हैं वे बच्चे। कैडेट कांप उठे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला था, फिर भी वे शब्द सीधे उनके दिमाग में गूंज रहे थे। यहां तक कि कुलीन परिवारों से आए कैडेट भी इसका अपवाद नहीं थे। हाँ सर ओलिवर। जोसेफ के शब्दों से कैडेटों को उस बूढ़े आदमी की हैसियत का अंदाजा हो गया। ओलिवर ने हल्के से सिर हिलाया और फिर आंखें बंद कर ली। सभी कैडेट उस बूढ़े आदमी की शक्ति के बारे में सोचने लगे, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान फिर से वाइस कैप्टन जोसेफ की आवाज ने खींच लिया। ध्यान से सुनो बच्चों, चूंकि तुम पहले ही वेव वॉरियर बन चुके हो, तुम्हें मिलिट्री अकादमी के सीक्रेट ट्रायल में भाग लेने का अधिकार है। उस दरवाजे के पीछे एक टियर 0 डेंजर जोन है, जहां सैकड़ों वेव बीस्ट मौजूद है, जिनमें से कुछ तो लेवल 2 तक पहुंच चुके हैं। उस दरवाजे के पीछे एक टियर 0 डेंजर जोन है। वेव बीस्ट शब्द अब तक सभी समझ चुके थे।
ये वे जानवर थे जो लाइफ वेव को महसूस करने की क्षमता पाने के बाद उत्परिवर्तित हो गए थे। हालांकि इंसानों के पास मौजूद सेक्रेड ऑर्गन्स की तरह वे लाइफ वेव को परिष्कृत नहीं कर सकते थे, इसलिए सामान्य तौर पर एक लेवल 1 वेव वॉरियर को एक लेवल 1 वेव बीस्ट को हराने में कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। जोसेफ ने कैडेटों को उसके शब्दों को समझने के लिए थोड़ा समय दिया, फिर आगे बोला, वहां खजाने भी हैं, जिनमें से कुछ वेव आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं। वेव आर्टिफैक्ट शब्द सुनते ही सभी कैडेटों की आंखें चमक उठीं। सबसे घटिया वेव आर्टिफैक्ट भी किसी साधारण परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा कीमती होता था। जोसेफ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने कैडेटों की आंखों में लालच देखा। ओह, और हाँ, भूलने से पहले बता दूं, वेव बीस्ट्स के अलावा वहां डार्क रेस के वेव वॉरियर्स भी हैं। उनमें से कुछ काफी शक्तिशाली हैं। इन शब्दों ने कैडेटों की मुस्कान मिटा दी और कुछ तो कांपने भी लगे। हालांकि वेव बीस्ट्स को मारना आसान नहीं था, फिर भी इस सबसे बुरी हालत में उनसे जान बचाकर भाग निकलने की उम्मीद रहती थी। लेकिन अगर उनका सामना डार्क रेस के वेव वॉरियर्स से हुआ तो उनके मरने की काफी संभावना थी। वाह, नहीं हो पाया था, इनका मरना था। नहीं, वाह, आज भी खुश। मेरी आंखें के दोस्तों वेव बीस्ट्स के पास रहने से भी अनजाना था। उनकी एक मांस लेके आ जाता है, या तो बदमाश नहीं, बेशक कम शक्ति है, इतने कहता है सबसे। भी फेस अप आई अगेन। लगे ये है ही। वाइस कैप्टन जोसेफ की आंखें यह सुनते ही बेहद ठंडी हो गईं और वे उस युवक पर टिक गईं जिसने ये शब्द कहे थे, जिससे वह युवक बिना रुके कांपने लगा। हालांकि जोसेफ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने समझ लिया कि यह सवाल कई लोग पूछना चाहते थे, इसलिए वह बस उपहास से हंसा। हम्फ, इंपीरियल मिलिट्री अकादमी तुम्हें वेव यूनिवर्सिटीज से भी बेहतर संसाधन दे सकती है, लेकिन अगर तुम्हें वे चाहिए तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। यहां पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, सिर्फ तुम्हारी ताकत मायने रखती है। यह शब्द कहते ही जोसेफ की आभा फट पड़ी और उसके चारों ओर गहरे बैंगनी रंग की उग्र वेव क्लोक उभर आई। उससे इतनी शक्ति निकली कि कुछ युवाओं को लगभग उड़ाकर ही भेज देती। सिर्फ आए जो आगे आने वाले खतरे का सामना करने से डरते हैं, वे अभी इसी पल मेरी नजरों से दफा हो जाएं। जोसेफ के यह शब्द कहते ही कई कैडेट्स ने सिर झुका लिया और वहां से चले गए, जिससे सीक्रेट अकादमी टेस्ट देने वालों की संख्या 1/4 कम हो गई। वाइस कैप्टन जोसेफ ने जाने वालों की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और बचे हुए कैडेट्स पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने सिर हिलाया और हाथ लहराया, जिससे आयताकार उड़ने वाले ड्रोन हर कैडेट के पास पहुंच गए। और फिर, चूंकि तुमने मिलिट्री अकादमी का सीक्रेट ट्रायल देने का फैसला किया है, मैं तुम्हें निर्देश दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सारे वेव आर्टिफैक्ट्स और खजाने जमा करने होंगे। तुम अपना बाकी सामान भी वहीं छोड़ सकते हो, ताकि परीक्षा के दौरान वे तुम्हें परेशान न करें। खास मिलिट्री बैकपैक जरूर निकाल लेना, उसमें सोल्जर ड्रग्स और सर्वाइवल इक्विपमेंट है, और जरूरत पड़ने पर उसे लड़ाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो किया फिर। किसी में भी वाइस कैप्टन जोसेफ की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी, और सभी ने उसके निर्देशों का पालन किया। हालांकि कुछ नोबल फैमिलीज के युवाओं को अपने खजाने रखना अच्छा लगता, लेकिन वे जानते थे कि इंपीरियल मिलिट्री अकादमी को धोखा देना असंभव था। और फिर केन ने खास मिलिट्री बैकपैक निकाला और अपना सामान ड्रोन में जमा कर दिया। वह अब कुरीन से चुराए गए भाले को छोड़ने ही वाला था, लेकिन रुक गया और जोसेफ की ओर देखा। क्या मैं इसे रख सकता हूं? यह ना तो कोई खजाना है और ना ही वेव आर्टिफैक्ट। जोसेफ ने एक पल के लिए भाले को देखा, फिर सिर हिलाया। ऐसा सामान साथ ले जाना नियमों के खिलाफ नहीं था, क्योंकि एक वेव वॉरियर के लिए उसका कोई खास उपयोग नहीं था। कुछ साधारण परिवारों के युवक यह देखकर ईर्ष्या छिपा नहीं पाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ साथ नहीं लाया था। नोबल फैमिलीज के युवा लेवल 2 के करीब अगर उससे ऊपर नहीं थे, और केन जैसे हथियार उनके लिए बेकार थे। जोसेफ ने देखा कि सभी कैडेट्स ने अपना सामान जमा कर दिया है, और फिर आगे बोला, हालांकि खतरे हैं और मैं तुम सबको अपनी सीमाएं परखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं,
लेकिन साहस और मूर्खता में फर्क होता है। अंदर जिन दुश्मनों का तुम सामना करोगे उनकी ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम डेंजर जोन में कितनी गहराई तक जाते हो। बेशक हादसे हो सकते हैं, लेकिन जब तक तुम प्रवेश द्वार से 50 किलोमीटर के भीतर रहते हो, तुम्हें लेवल 1 से ऊपर किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केन और बाकी कैडेट्स यह सुनकर मुस्कुरा दी। एक सेफ जोन होने से चीजें आसान हो जाती थीं और लगता था कि अगर वे सावधान रहें और अपनी क्षमता को ज्यादा ना आंकें तो वे ठीक रहेंगे। अगर जो कैडेट्स चले गए थे उन्हें यह बात पता होती तो शायद वे रुक जाते, लेकिन क्योंकि वे खतरे की संभावना से ही डर गए थे, अब वे सिर्फ अपनी कमजोरी को ही कोस सकते थे। मिलिट्री अकादमी सीक्रेट ट्रायल के दौरान तुम्हें मिलने वाले इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स 10 गुना हो जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे अंतिम स्कोर से सीक्रेट टेस्ट रैंक तय होगी और शीर्ष पर रहने वालों को अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इंपीरियल मिलिट्री क्रेडिट्स से केन पहले ही परिचित हो चुका था। स्टार क्रूजर में प्रवेश के बाद उसे दिए गए फोल्डर में लिखा था कि यह इंपीरियल मिलिट्री फोर्स की मुद्रा है और गॉडस्लेयर ह्यूमनकाइंड एम्पायर की मुख्य मुद्राओं में से एक है। एक साधारण व्यक्ति के लिए इसे पाना बेहद कठिन था और इसके उपयोग लगभग असीमित थे। इतना ही नहीं, यह किसी व्यक्ति की मिलिट्री करियर में अर्जित मेरिट्स को मापने के लिए भी इस्तेमाल होता था। डेंजर जोन का गेट 5 घंटे में सूरज निकलते ही खुलेगा और ट्रायल 3 महीने तक चलेगा। अपनी किल्स रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें अपनी एआई चिप का इस्तेमाल करना होगा। क्या कोई सवाल है? क्या आपस में लड़ाई की अनुमति है? यह सवाल सुनते ही जोसेफ और बाकी सभी कैडेट्स ने तुरंत केन की ओर देखा। हालांकि कैडेट्स भौहें चढ़ा रहे थे, वाइस कैप्टन जोसेफ मुस्कुरा दिया, मानो इस सवाल की सराहना कर रहा हो। जब तक तुम किसी को मारते या अपंग नहीं करते, आपसी लड़ाई की अनुमति है। 5 केन ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। यह सोचना कि सिर्फ इसलिए कि वे सभी इंसान हैं, वे मिलकर लड़ेंगे, बेहद भोला विचार था और यह सबक वह पहले ही सीख चुका था। किसी और ने सवाल नहीं पूछा और सभी अपनी ताकत बहाल करने लगे। लेकिन माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई खजाना सामने आया तो लड़ाई तय थी। केन को दूसरों की परवाह नहीं थी। उसने सोल्जर मिलिट्री मैनुअल की एक तकनीक, इंटरनल ब्रीदिंग, का अभ्यास शुरू किया। साथ ही उसने इस मौके का इस्तेमाल सिस्टम को सभी कैडेट्स को स्कैन करने का आदेश देने में किया। उसने लाइफ वेव को एस्ट्रल एस्ट्रल हार्ट में खींचा, लेकिन खेती अल्टीवेशन बढ़ाने के बजाय उसने उसे पूरे शरीर में घुमाया, जिससे उसकी ताकत लौट आई और थकान कम हो गई। जोसेफ ने कुछ कैडेट्स को खेती सुधारने की कोशिश करते देखा तो सिर हिलाया, लेकिन जब उसकी नज़र केन पर पड़ी और उसने उस युवक को यह बुनियादी मिलिट्री तकनीक इस्तेमाल करते देखा तो वह मुस्कुरा दिया। चालाक लड़का। समय समय पर डेंजर जोन के भीतर से दहाड़ों की आवाजें युवाओं तक पहुंचती रहीं। हालांकि उन आवाजों को रोकना आसान था। दीवार ने जानबूझकर उन्हें गुजरने दिया ताकि कैडेट्स पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। युद्ध में सबसे पहले शरीर नहीं बल्कि दिमाग टूटता है। अगर कोई सैनिक कुछ दहाड़ें भी सहन न कर सके तो वह युद्ध भूमि में किस काम का। जब सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी, सभी कैडेट्स ने आंखें खोल दी। कुछ लोग दहाड़ों की वजह से ठीक से आराम नहीं कर पाए थे, लेकिन ज्यादातर अपनी चरम अवस्था में थे। रैंक 0 डेंजर जोन का गेट खुला और सभी कैडेट्स भीतर बढ़ गए। जैसे ही आखिरी कैडेट ने उसे पार किया, गेट बंद हो गया। 50 मीटर से भी कम दूरी पर घने पेड़ों से भरा एक विशाल जंगल सबकी नजर रोक रहा था। केन की आंखें संकरी हो गईं जब उसने समूह बनते देखे। कुछ छोटे समूह थे जिनमें सिर्फ 2 लोग थे, जबकि कुछ बड़े समूह भी थे। बड़े समूहों के केंद्र में नोबल फैमिलीज के सदस्य थे और उनके साथ कुछ साधारण लोग जुड़े हुए थे। ज्यादा देर नहीं लगी कि कोई उसके पास आया। केन ने उस युवक को मुस्कुराते हुए आते देखा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी तिरस्कार भी उसने भांप ली। हम्फ। केन ने बस उपहास किया और युवक के पास पहुंचने का इंतजार किए बिना ही जंगल में कूद पड़ा। हालांकि संख्या में सुरक्षा थी, केन जानता था कि वे नोबल्स उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसने उनकी परवाह नहीं की। जो कुलीन युवक केन की ओर बढ़ा था,
वह उसे जंगल में भागते देख बेहद क्रोधित हो गया। उसका एक हिस्सा उस साधारण युवक को सबक सिखाने के लिए पीछा करना चाहता था, जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वह अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सका। केन के अलावा गेट बंद होने के कुछ ही पल बाद एक और व्यक्ति जंगल में गया। वह लाल आंखों वाला युवक। कई कुलीन लोग इतनी ताकत वाले व्यक्ति को अपनी टीम में रखना चाहते थे, लेकिन लाल आंखों वाला युवक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसलिए नेतृत्व देने के बजाय उन्होंने उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। हिंदी अनुवाद। विज्ञापन 103 Jeta Nam Godslayer Humankind Vansh Lightning Lycan Wave Talent Low Tier 4 आंकड़े 0.29 40 0.29 एस्ट्रल वेव कला और कौशल सोल्जर स्किल्स लाइकन फिजियोलॉजी lightning conversion 1-2 AI chip module cellular analysis basic data gathering and analysis basic scan force field basic genetic stimulation basic genetic enhancement Ks SE और पे B destiny force 0.2 points केन अपने मौजूदा आंकड़ों और क्षमताओं से संतुष्ट था और उसे यकीन था कि वे इस परीक्षा के लिए काफी होंगे। उसे उस गंध के स्रोत तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जिसका वह पीछा कर रहा था। उसने खुद को उजागर नहीं किया और बिना देखे गए सावधानी से उस प्राणी के पास पहुंचा। पी युवक ने महसूस किया कि यह गंध एक वेव बीस्ट की थी, जो भूरे रंग की त्वचा वाले 2 मीटर लंबे शेर जैसा दिखता था। पहली बार वेव बीस्ट से मिलने के कारण केन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वेव बीस्ट कंपेनियम की मदद से वह जानता था कि यह अर्थ लायन है, जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। पी अभी सिस्टम लक्ष्य को स्कैन करो। पहले की तरह केन से एक विद्युत चुंबकीय बल निकला और जल्द ही वेव बीस्ट तक पहुंचा, जिसके बाद उसकी जानकारी वाली एक स्क्रीन उसके सामने आ गई। पी लक्ष्य स्कैन किया गया। पी आ जाति वेव बीस्ट, वंश अर्थ लायन, शक्ति का पथ वेव बीस्ट। आंकड़े ताकत 0.6 फुर्ती 5 सहन शक्ति 5.1। हालांकि यह केन की पहली जान मौत की लड़ाई नहीं थी, फिर भी वेव बीस्ट से पहली बार आमना सामना होने के कारण वह घबराया हुआ था। सौभाग्य से एक बार फिर एआई चिप मॉड्यूल काम आया। पीपीपी वेव बीस्ट कंपेंडियम में हर वेव बीस्ट के बारे में तरह तरह की जानकारी थी, जिसमें यह अर्थ लाइन भी शामिल था। अकेले वह जानकारी बहुत मददगार नहीं थी, लेकिन स्यूडो सेल्यूलर एनालिसिस स्कैन के बाद केन को बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन इस्तेमाल करने के लिए जरूरी सारा डेटा मिल गया। सिस्टम बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन का उपयोग करके अर्थ लायन और मेरे बीच की लड़ाई का सिमुलेशन करो। पी बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन उपयोग में। लेकिन केन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके दिमाग में वर्चुअल सिमुलेशन उभर आए, मानो वह कोई फिल्म देख रहा हो। सीधे हमले, चोरी छिपे तरीके, यहां तक कि अर्थ लाइन को किसी दूसरी जगह खींचने जैसे कई परिदृश्य दिखाए गए। पी बेशक ये सिमुलेशन पूरी तरह निर्दोष नहीं थे और हकीकत से चीजें अलग हो सकती थीं, खासकर अगर अधिक बुद्धिमान जीवन रूप शामिल हो। मगर वेव बीस्ट के मामले में उनकी विश्वसनीयता लगभग 95% थी। केन ने गहरी सांस ली और प्राणी के आंखें बंद करने का इंतजार किया। फिर उसने अपना भाला निकाला और तैयार किया। उसका वेव क्लोक प्रकट हुआ, जिससे उसकी ताकत बढ़ी, लेकिन इससे अर्थ लायन भी सतर्क हो गया। वेव बीस्ट तुरंत जमीन से उठा और खतरे के स्रोत की ओर मुड़ा। एक हरा वेव क्लोक प्रकट होने ही वाला था कि तभी एक भाला उसकी गर्दन में धंस गया। उसका उक्त अर्थ लायन चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन भाले ने उसे रोक दिया। भीषण पीड़ा ने वेव बीस्ट को घेर लिया, मगर यह ज्यादा देर नहीं चली। गहरे बैंगनी एस्ट्रल वेव से ढका एक युवक उस पर झपटा और भाले के सिरे पर लात मारी, उसे और अंदर धकेल दिया और प्राणी मर गया।
हालांकि लड़ाई बेहद छोटी और आसान थी, बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन ने केन को दिखा दिया कि हालात कितनी आसानी से बिगड़ सकते थे। इसी वजह से वह बेचैन था और उसे आराम महसूस नहीं हो रहा था। किस्मत से ज्यादा समय नहीं लगा कि केन का मन फिर से केंद्रित हो गया और उसने कार्रवाई की। सबसे पहले उसने भाला निकाला, फिर प्राणी की छाती चीरकर उसका दिल निकाला। वेव बीस्ट का शरीर एक खजाने जैसा माना जा सकता था, लेकिन केन सीमित वजन ही उठा सकता था, इसलिए उसने सबसे कीमती हिस्सा रखा। दिल को बैकपैक में रखने के बाद उसने खून की गंध छुपाने के लिए अपने हथियार और हाथों पर मिट्टी लगा ली और वहां से चला गया। केन ने सुनिश्चित किया कि वो मरे हुए अर्थ लायन से काफी दूर चला जाए, और लगभग आधे घंटे बाद ही उसने दूसरी गंध पर ध्यान दिया और उसका पीछा किया। एक बार फिर गंध अर्थ लायन की ही थी, लेकिन इस बार केन को दो वेव बीस्ट मिले। दोनों को एक साथ लेने का फैसला करने से पहले केन ने उनका विश्लेषण किया और बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन से अपने मौके परखे। मौके काफी अच्छे होने का भरोसा होने पर केन ने गहरी सांस ली और अर्थ लायनों के दूसरी दिशा में देखने का इंतजार किया, फिर हमला किया। केन ने अपना वेव क्लोक बुलाया और भाला एक अर्थ लायन की ओर फेंका। पहले की तरह भाला उसकी गर्दन में जा धंसा, लेकिन इस बार एक और खतरा था। अपने साथी के विपरीत दूसरा अर्थ लायन पूरी तरह अपना हरा वेव क्लोक प्रकट करने में सफल रहा, जिससे उसकी आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति काफी बढ़ गई। केन जानता था कि वो इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वह बिना घायल वाले अर्थ लायन की ओर झपटा। जैसा कि बेसिक वर्चुअल सिमुलेटर ने दिखाया था, एक पंजा उसके सिर की ओर आया। योजना के मुताबिक केन जमीन के सहारे फिसला, पंजे से बचा और सीधे अर्थ लायन के पेट के नीचे प्रकट हुआ। एस्ट्रल वेव से ढकी उसकी मुट्ठी अर्थ लायन के पेट में धंस गई, जिससे अंदरूनी तौर पर गंभीर क्षति हुई। वह तुरंत लुढ़क कर दूर हो गया ताकि वेव बीस्ट का शरीर उसे कुचल न दे। बिना गति खोए केन उठा और एक और वार किया। इस बार उसने अर्थ लायन के कंधे पर निशाना साधा। कंधा टूट गया और प्राणी अपंग हो गया। आ आ आ अर्थ लायन दर्द से चीखा और उसके मुंह से खून बहने लगा, जो उसके अंदरूनी घावों को दिखा रहा था। आ आ आ चीख सुनते ही केन की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि इससे आसपास के सभी लोग जान सकते थे कि यहां लड़ाई हो रही है। उसने तुरंत अर्थ लायन के ऊपर छलांग लगाई, अपनी टांगे उसकी गर्दन के चारों ओर कस ली और उसके सिर के पीछे लगातार वार करने लगा। 5 से भी कम वारों में केन ने अर्थ लायन को मार डाला। फिर उसने तड़प रहे दूसरे वेव बीस्ट को अंतिम वार दिया और अपना भाला निकाला। फिर केन ने एक अर्थ लायन का दिल निकालने के लिए भाले का इस्तेमाल किया ही था कि अचानक उसे एक समूह के पास आने की गंध महसूस हुई। फिर इंसान। केन ने तुरंत दिल और भाला सुरक्षित रखा और वहां से तेजी से निकल गया। उसका दूसरे कैडेट से, खासकर किसी बड़े समूह से सामना करने का कोई इरादा नहीं था। फिर हालांकि उसने एक वेव बीस्ट का दिल वहीं छोड़ दिया, लेकिन फिलहाल टकराव से बचना ही बेहतर था। PHRS फ्रॉम अपा विजासमय बहुत तेजी से किया और उसके सभी हमले सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थे। इसके बाद उसने समूह के पीछे खड़े 3 लोगों की ओर नजर डाली। तुम तीनों किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी ठंडी आवाज सुनते ही तीनों कांप उठे। उनका दर्जा बाकी समूह से कम था। शुरुआत में यह कोई समस्या नहीं लगी थी, क्योंकि सभी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अकेले हुए, समूह की गतिशीलता पूरी तरह बदल गई। दुर्भाग्य से भले ही उन्हें अपने फैसलों पर पछतावा हो रहा हो, अब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। के नेता को तीनों के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें उस दिशा पर टिक गईं जहां से केन जा चुका था। केन लगभग 1 घंटे तक दौड़ता रहा, बीच बीच में रास्ते बदलता रहा और अपनी मौजूदगी के हर निशान को छुपाने की पूरी कोशिश करता रहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके आसपास कोई नहीं है, वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ा और एक डाल पर बैठ गया। पिवेव पेसात, जिसमें उसके भूख जगा दी थी। इस परीक्षा के लिए किसी ने उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं कराया था,
लेकिन उनके आसपास भोजन की कोई कमी नहीं थी। हालांकि केन ने आसपास के फलों को खाने की योजना नहीं बनाई। उसने एक बड़ा टुकड़ा काटकर मुंह में डाल लिया, जो किसी भी वेव कल्टीवेटर के लिए फायदेमंद है। इसके कुछ नुकसान भी थे, जैसे फूड पॉइजनिंग की संभावना, लेकिन अपनी लाइकन फिजियोलॉजी की वजह से केन को इसकी चिंता नहीं थी। बेशक पका हुआ मांस कहीं बेहतर होता, लेकिन सिर्फ स्वाद के लिए आग जलाकर अपनी मौजूदगी उजागर करने का जोखिम केन नहीं लेना चाहता था। जैसे ही उसने अपने भीतर लाइफ वेव का उछाल महसूस किया, केन की आंखें चौड़ी हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ध्यान की मुद्रा अपनाई और साधना शुरू कर दी। हालांकि केन ने साधना के लिए ऐसी जगह चुनी थी जहां कोई उसे परेशान न कर सके, फिर भी उसने अपनी सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती। बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड लगातार सक्रिय था और अगर कोई उसकी सीमा में आता तो उसे तुरंत चेतावनी मिल जाती। केन तब तक साधना करता रहा जब तक लाइफ वेव का आखिरी उछाल एस्ट्रल वेव में परिवर्तित नहीं हो गया। जब वह साधना से बाहर आया तब तक दिन समाप्त हो चुका था, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। भेड़िए हमेशा से ही बेहतरीन रात्रि शिकारी रहे हैं। केन की नाइट विजन की वजह से रात में भी उसका दृश्य दिन के लगभग 80% जितना स्पष्ट था। वह चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा, फिर एक गंध पकड़ी और उसका पीछा करने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा कि उसने वेव बीस्ट्स के एक समूह को देख लिया। वे 5 गैंडे जैसे जीव थे जिनके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे थे। सिर्फ 2 वेव बीस्ट ही उसे उसकी सीमा तक धकेल देते थे, इसलिए 5 से लड़ना केन के लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह यूं ही चला जाए। सिस्टम, लक्ष्यों को स्कैन करो। कुछ ही सेकंड में उसके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हुई। लक्ष्य स्कैन किया गया। जाति वेव बीस्ट, वंश पोर्क्यूपाइन राइनोसेरोस, शक्ति का मार्ग वेव बीस्ट लेवल 1, आंकड़े ताकत 0.14, फुर्ती 0.07, सहन शक्ति 0.20, लाइफ वेव 0.18। हल्के फुल्के अंतर को छोड़ दें तो पांचों पोर्क्यूपाइन राइनोसेरोस के आंकड़े लगभग समान थे। उनका विश्लेषण करते हुए केन को एहसास हुआ कि आंकड़े हमेशा किसी दुश्मन के खतरे को पूरी तरह नहीं दर्शाते। पोर्क्यूपाइन राइनोसेरोस के आंकड़े अर्थ लायन से कम थे, लेकिन उनकी नस्लीय विशेषताओं और केन के पास लंबी दूरी के हमलों की कमी की वजह से उनसे लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। केन बिना उन्हें सतर्क किए वहां से निकल गया और जल्द ही एक और वेव बीस्ट के स्थान पर पहुंच गया। इस बार बीस्ट सिर्फ एक था, लेकिन उसने उसे हल्के में नहीं लिया क्योंकि उससे अत्यधिक खतरे का एहसास हो रहा था। वह वेव बीस्ट 2.5 मीटर ऊंचे गोरिल्ला जैसा दिखता था, जिसकी धातु जैसी चमकदार खाल थी। सिस्टम द्वारा आंकड़े दिखाए जाने के बाद केन को उस खतरे का कारण समझ आ गया। लक्ष्य स्कैन किया गया। जाति वेव बीस्ट मेटल गोरिल्ला, शक्ति का मार्ग वेव बीस्ट, आंकड़े सिर्फ 22, सहन शक्ति सिर्फ 1.122, सिर्फ 22 पॉइंट। मेटल गोरिल्ला एक लेवल 2 वेव बीस्ट था जो हर पहलू में केन से आगे था, खासतौर पर ताकत में। केन जानता था कि लेवल 2 वेव बीस्ट का सामना करना बेहद खतरनाक होगा, लेकिन वह यह भी समझता था कि वह हमेशा आसान दुश्मनों से ही नहीं लड़ सकता। हर खतरे से भागना लंबे समय में उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह अंधाधुंध मेटल गोरिल्ला पर टूट पड़े। स्यूडो सेल्यूलर एनालिसिस से मिली जानकारी का उपयोग करते हुए उसने बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन में अपने दिमाग के अंदर लड़ाई का पूर्वाभ्यास किया। उसने लगभग आधा घंटा सिमुलेशन में बिताया और हर पहलू पर विचार करने के बाद ही लड़ने का फैसला किया। तब भी उसने एक और घंटा इंतजार किया ताकि मेटल गोरिल्ला की सतर्कता कम हो जाए और उसे एक मौका मिल सके। जैसे ही मेटल गोरिल्ला ऊब और थकान के कारण शरीर फैलाने लगा, उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। उसके पास ही आभा का एक विस्फोट हुआ और उसी दिशा से एक भाला बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ा। मेटल गोरिल्ला आखिरी पल में हिल गया, जिससे भाला उसके सीने को भेदने से तो रुक गया, लेकिन फिर भी वह उसके वेव क्लोक को सक्रिय करने से पहले उसके कंधे में धंस गया। केन पेड़ों की ओट से बाहर आया। जब उसने देखा कि भाला मुश्किल से ही मेटल गोरिल्ला की खाल में घुस पाया है, तो उसकी आंखें संकरी हो गईं। हालांकि सिमुलेशन में उसने यही परिणाम देखा था, फिर भी
वह उस बीस्ट की मजबूती से हैरान था। आह! मेटल गोरिल्ला दर्द और क्रोध से दहाड़ उठा जब उसने अपने जख्म के जिम्मेदार को देखा। उसका वेव क्लोक जोरदार शक्ति के साथ फूट पड़ा और उसने अपने दाएं हाथ में और भी ज्यादा शक्ति भरते हुए हमला किया। हालांकि उस थप्पड़ ने केन को उड़ा दिया, लेकिन उसकी बाहों में सुन्नता के अलावा उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। भले ही एआई चिप मॉड्यूल की सिमुलेशन पूरी तरह सटीक ना हो, फिर भी यह सही था कि भाला मेटालिक गोरिल्ला की बाईं बाह को गंभीर रूप से बाधित कर देगा। केन की आंखें एकाग्र हो गईं, लेकिन वो अब भी थोड़ा हिला हुआ था। इस अनुभव ने उसे सिखा दिया कि सिमुलेशन को सिर्फ एक मार्गदर्शक की तरह लेना चाहिए, उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। ए वेव बर्स्ट। वेव बर्स्ट एक ऐसी क्षमता थी जिसे हर वेव कल्टिवेटर इस्तेमाल कर सकता था। वेव क्लोक की तरह यह वेव आउटपुट को बढ़ाती थी, जिससे ताकत में जबरदस्त इजाफा होता था, लेकिन बदले में स्टैमिना और वेव क्लोक को सक्रिय रखने की अवधि पर भारी असर पड़ता था। आ मेटालिक गोरिल्ला दहाड़ उठा, इस बार दर्द से नहीं बल्कि गुस्से से, क्योंकि उसने भी वेव बर्स्ट का इस्तेमाल किया। केन और वेव बीस्ट बिजली की तरह एक दूसरे की ओर बढ़े। आखिरी पल में केन ने दाईं ओर मुड़ते हुए गोरिल्ला की बाईं तरफ से वार किया। उसने न सिर्फ मेटालिक गोरिल्ला के हमले को चकमा दिया, बल्कि उसके घुटने पर एक जोरदार प्रहार भी किया। वह वार इतना ताकतवर था कि गोरिल्ला के पैर मुड़ गए और उसी पल केन की लात सीधे उसके सिर के पीछे जा लगी। सिर के पिछले हिस्से पर लगा ऐसा प्रहार गोरिल्ला के दिमाग को गंभीर क्षति पहुंचा गया और केन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत से मेटालिक गोरिल्ला के जिगर पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे उसे भयानक दर्द हुआ और साथ ही उसका ध्यान और लड़ने की इच्छा शक्ति भी टूटने लगी। हालांकि केन केवल अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह एक एस्ट्रल वेव वॉरियर था, इसलिए उसके घूंसे इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी हथौड़े से वार करने वाले साधारण एसेंस वेव वॉरियर से भी ज्यादा घातक थे। बेशक केवल कमजोर और निचले स्तर के एसेंस वेव वॉरियर ही अपनी शक्ति का ऐसा भद्दा इस्तेमाल करते थे जिनमें तकनीक और कौशल की कमी होती थी। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और रक्त संचार का केंद्र होता है और दिल की तरह उसे पसलियों का कवच नहीं मिलता। ऐसे में केन के घूंसे उससे कितनी तबाही मचा सकते थे, इसकी कल्पना करना आसान था। मेटालिक गोरिल्ला को दम घुटने जैसा महसूस हुआ। उसके मुंह से लगातार खून निकलने लगा और वह चारों हाथ पैरों के बल गिर पड़ा। यह देखकर केन की आंखें ठंडी हो गईं। वह तुरंत गोरिल्ला की पीठ पर कूदा, अपने बाएं हाथ से उसका सिर पकड़ा और दाएं हाथ से उसकी रीढ़ के ऊपरी हिस्से पर लगातार वार करने लगा। धम, कड़क, टकराने और टूटने की आवाजें गूंज उठीं। केन ने उसकी गर्दन की हड्डियां चूर चूर कर दीं और स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे वेव बीस्ट की मौत हो गई। लड़ाई के रोमांच और अपनी वंश रेखा की खामी के कारण केन का खून उबलने लगा, लेकिन सौभाग्य से वह जल्दी ही खुद को शांत करने में सफल रहा। उसने अपना वेव क्लोक निष्क्रिय कर दिया और थकान की एक लहर उस पर टूट पड़ी। लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन वेव बर्स्ट के इस्तेमाल ने उसकी सहन शक्ति पर भारी बोझ डाला था। उसने भाले को बीस्ट के शरीर से निकाला, उसकी पसलियां चीरकर दिल बाहर निकाला और तेजी से वहां से चला गया। वह तब रुका जब उसे पूरा यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है। अगला पूरा महीना इसी तरह बीता। केन लगातार वेव बीस्ट्स का शिकार करता रहा और उनके दिलों को भोजन और लाइफ वेव के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता रहा, जिससे उसकी वेव कल्टीवेशन बढ़ती गई। हर दिन वह जंगल के और अंदर जाता गया और जैसा कि कैप्टन जोसेफ ने कहा था, दुश्मनों की ताकत बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसे पीक लेवल 2 वेव बीस्ट्स के पूरे झुंड मिल जाते। बेशक केन आत्मघाती नहीं था। उन्हें स्कैन करने और उनकी जगह चिन्हित करने के अलावा वह कुछ नहीं करता था। मिलिट्री अकादमी के सीक्रेट ट्रायल के 39वें दिन केन को सल्फर की गंध आई। जैसे ही उसे यह महसूस हुआ, उसने अपनी एकाग्रता को चरम पर पहुंचा दिया, क्योंकि यह गंध किसी वेव बीस्ट की नहीं थी। डार्क रेस कंपेंडियम के अनुसार यह इन्फर्नस डेमन रेस की पहचान थी, डार्क रेस की एक खतरनाक जाति। केन ने उस गंध का पीछा करने से पहले
यह सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से तैयार और चरम स्थिति में हो। 20 मिनट बाद वह अपने लक्ष्य को देख सका। वह एक आदमी था, विशाल मांसल शरीर, ऑब्सिडियन जैसी काली त्वचा और आंखों में बर्बरता व अराजकता भरी हुई। उसकी छाती पर एक निशान था, लेकिन इसके अलावा वह पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था। वह नदी के पास एक उजड़े हुए क्षेत्र में ध्यान की अवस्था में खड़ा था। यह जगह छिपने में मुश्किल थी, लेकिन यह दुश्मन को हमला करने के लिए खुद को उजागर करने पर मजबूर करती थी। सिर्फ यही रणनीति दर्शाती थी कि डार्क रेस का सदस्य वेव बीस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक क्यों होता है। जैसे ही केन की नजर उस इन्फर्नस डेमन पर पड़ी, उसके दिल में नफरत उमड़ आई। उसने पहले कभी किसी को देखा या उनसे मिला नहीं था, लेकिन गॉडस्लेयर ह्यूमन काइंड के सदस्य के रूप में उसे बचपन से ही उन्हें दुश्मन मानना सिखाया गया था। और अगर साम्राज्य की दी हुई शिक्षा काफी न होती, तो भी केन के दिल में निजी दुश्मनी थी, क्योंकि उसने अपने पिता को इन्हीं के खिलाफ युद्ध में खो दिया था। सिस्टम, इसे स्कैन करो। EI, 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 EI। केन ने अपनी सांसें तक धीमी कर ली और पूरी तरह दुश्मन पर ध्यान केंद्रित कर दिया। लक्ष्य स्कैन सफल। और जाति इन्फर्नस डेमन रेस, वंश एबिसल डेमन, पावर पाथ एस्ट्रल रीबर्थ, लेवल 2 वेव वॉरियर। आंकड़े: ताकत 0.61, फुर्ती 0.33, जीवन शक्ति 0.54। और नोट: लक्ष्य के शरीर के भीतर एक विदेशी वस्तु मौजूद है। इन आंकड़ों को देखकर केन की आंखें सिकुड़ गईं। एस्ट्रल वेव की मात्रा से उसने समझ लिया कि ये एबिसल डेमन पहले ही पीक लेवल 2 पर पहुंच चुका है। जहां तक उसके शरीर में मौजूद उस विदेशी वस्तु का सवाल था, वह दिलचस्प जरूर थी, लेकिन इस समय केन की मुख्य पर चिंता नहीं थी। एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम, मुझे स्कैन करो। एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम ने आदेश का पालन किया और एक नई वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हुई। वेसल स्कैनिंग। जाति: गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड, पावर पाथ एस्ट्रल रीबर्थ, लेवल 1 वेव वॉरियर, वंश लाइटनिंग लूपस, वेव टैलेंट लो टियर 4। आंकड़े: 0.15, फुर्ती 0.2, वेव 0.16। ब्रे: कला और कौशल, सोल्जर कल्टीवेशन टेक्निक, सोल्जर स्किल्स, लाइकन फिजियोलॉजी, लाइटनिंग कन्वर्जन, क्वेश्चन मार्क। सिस्टम ने उनके बीच की विशाल शक्ति अंतर को साफ दिखा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि केन हार मान ले। सबसे पहले उसने बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन का इस्तेमाल किया और अपने उस डेमन के बीच होने वाली लड़ाई के संभावित नतीजे देखे। प्रे: अधिकांश सिमुलेशन में वह मर गया या गंभीर चोटों के साथ भागना पड़ा, लेकिन एक रास्ता ऐसा भी था जिससे वह जीत सकता था। केन ने गहरी सांस ली, परछाइयों में छिप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। और बाद इसलिए 5 घंटे बाद वह मौका आया जब एबिसल डेमन ने अपनी एस्ट्रल वेव को घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसने प्रशिक्षण शुरू किया, एक भाला उसकी पीठ की ओर बिजली की तरह उड़ता हुआ आया। एंड PA। कैन ने भाले से वार करते समय अपना वेव क्लोक सक्रिय नहीं किया था। इसी वजह से एबिसल डेमन उसे इतनी आसानी से रोक पाया। हालांकि इससे कैन को अपनी मौजूदगी छिपाने का मौका भी मिला, जब तक कि वह हमला करने के लिए तैयार न हो गया। युवक ने अपना वेव क्लोक प्रकट किया और अपनी हथेलियां एबिसल डेमन के चेहरे की ओर साधीं। तभी उसकी एस्ट्रल वेव का एक हिस्सा बिजली की लपटों में बदल गया। होम। इसने एक बहुत कहमी ताकवर बेश के ग्रिन जोश में विश्वचीत कर दिया। PA एबिसल डेमन दर्द से चीख उठा और बिजली की धाराएं उसके चेहरे पर फट पड़ी, उसकी आंखों को जला डाला। कैन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल एक जोरदार वार उसके पेट पर लगा, जिससे वह खून उगलता हुआ दूर जा गिरा। कैन को असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि एक भयानक खतरे का एहसास उस पर टूट पड़ा। उसने दांत बीचे, पूरी ताकत जुटाई और दाईं ओर छलांग लगा दी। बूम। फिर
युवक ने बिल्कुल समय पर खुद को बचा लिया, क्योंकि एबिसल डेमन उसकी पिछली जगह पर आकर जोर से गिरा। फिर भी कैन पीछे हटता रहा, क्योंकि दुश्मन उस पर झपटता चला आ रहा था। फिर कैन को एबिसल डेमन की अविश्वसनीय जिद और सहनशक्ति पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। एबिसल डेमन की आंखें बेकार हो चुकी थीं, लेकिन वह अपनी बाकी इंद्रियों से कैन का पीछा कर रहा था। उसके हमलों में सटीकता नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत इतनी थी कि एक ही वार कई हड्डियां तोड़ सकता था। फिर भयंकर खतरे के बावजूद कैन ने अपना दिमाग ठंडा रखा। वह पेड़ों की ओर बढ़ा और वहां पहुंचते ही अपना वेव क्लोक निष्क्रिय कर दिया, अपनी मौजूदगी छिपा ली। फिर आ एबिसल डेमन दहाड़ा और आसपास के पेड़ों को तोड़ने लगा, लेकिन अब वो कैन की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर कैन धीरे धीरे एबिसल डेमन से दूर हटता गया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसे यकीन था कि उसके शरीर के अंदर गंभीर चोटें आई हैं। अगर एक और वार लग जाता तो शायद वह लड़ने की क्षमता खो देता और मर जाता। फिर जब एबिसल डेमन गुस्से में सब कुछ तबाह कर रहा था, कैन उस जगह लौटा जहां भाला टूट गया था और उसके सिरे को उठा लिया। कैन ने ध्यान केंद्रित किया और दर्द को अनदेखा करते हुए एबिसल डेमन के पास पहुंचा। उसने अपना वेव क्लोक सक्रिय किया, अपनी ताकत बढ़ाई और भाले का सिरा फेंक दिया। उस प्रक्षेप्य में कोई खास कौशल नहीं था। चरम अवस्था में होता तो एबिसल डेमन उसे न सिर्फ चकमा दे सकता था, बल्कि नंगे हाथों से रोक भी सकता था। लेकिन उसकी आंखों की हालत के कारण वह सिर्फ अपनी बाहें उस दिशा में उठा सका जहां उसे भाले का सिरा आने का अंदाजा था। एबिसल डेमन को अपनी बाहों में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन इससे उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। दुर्भाग्य से एबिसल डेमन के लिए भाले का सिरा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। अगले ही पल उसे असहनीय पीड़ा हुई, क्योंकि एक लात उसके दाहिने घुटने पर पड़ी और वह चकनाचूर हो गया। आह, तुम घिनौने इंसान! एबिसल डेमन ने गाली दी और पागलों की तरह हाथ घुमाया, लेकिन वह कुछ भी नहीं लगा सका। स्थिति उसके लिए और भी बदतर हो गई। अगले ही सेकंड एक मुक्का उसकी खोपड़ी के निचले हिस्से पर आ लगा। कैन ने देखा कि उसका हमला एबिसल डेमन को पल भर के लिए लकवाग्रस्त कर गया और उसने लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका खून उबल रहा है। यहां तक कि जब एबिसल डेमन जमीन पर गिर गया, तब भी कैन ने अपना बेरहम हमला नहीं रोका और तब तक मारता रहा जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि उसका वेव क्लोक खत्म होने वाला है। भावनात्मक उफान के थमने के बाद कैन ने खुद को संभाला। जब उसने उस खून से लथपथ गूदे को देखा जो कभी एबिसल डेमन का सिर था, उसकी आंखें फैल गईं। ठीक है, वह डार्क रेसेस का सदस्य था। यह सोच उसके मन में आते ही कैन ने एपेक्स की आवाज सुनी। तो किसी और बुद्धिमान प्राणी को मारने के बाद तुम्हारे यही विचार है? एपेक्स ने कैन को चौंका दिया। खून से सने दृश्य से वह थोड़ा हिला जरूर था, लेकिन उसे वैसा अपराध बोध या मानसिक दबाव महसूस नहीं हो रहा था जैसा कि किरण को मारते समय हुआ था। यादा, डार्क रेसेस के लिए कोई दया नहीं है, कैन ने अपनी खून से सनी मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया। अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है तो मुझे तुम्हारे गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड एम्पायर की ब्रेन वॉशिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। कैन नहीं जानता था क्यों, लेकिन सिस्टम स्पिरिट के शब्द उसे बेहद चिढ़ा गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि हत्या एक ऐसी चीज है जिससे बचा नहीं जा सकता? पर एपेक्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया और कैन के शांत होने का इंतजार किया। लड़के, किसी को मारने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दूसरों की मान्यताओं को अपने दिल पर हावी मत होने दो। तुमने उस आदमी की जान इसलिए ली क्योंकि तुम ऐसा करना चाहते थे। इसे स्वीकार करो और कायरों की तरह बहानों के पीछे मत छिपो। इन शब्दों ने कैन की आत्मा को झकझोर दिया। वह जानता था कि एपेक्स सही था। जैसे ही उसने लाश देखी, उसने खुद को उस कृत्य से अलग करने की कोशिश की थी। कैन खड़ा हुआ और एबिसल डेमन की खून से सनी लाश से अपनी नजरें नहीं हटाई। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम मेरे दुश्मन थे। उसने जमीन से विकृत भाले का फलक उठाया
और उससे एबिसल डेमन की छाती चीर दी। घाव के निशान पर काटने से केन का काम कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया। जैसे वेव बीस्ट्स के दिल कीमती होते हैं, वैसे ही डार्क रेस के दिल भी होते हैं, क्योंकि उनमें एस्ट्रल या एसेंस वेव की भारी मात्रा होती है। दिल को अपने बैकपैक में रखने के बाद केन ने उस विदेशी वस्तु की तलाश की और जल्द ही उसे पा लिया। ये क्या है? केन ने एबिसल डेमन के पेट से मुट्ठी के आकार का एक काला गोला निकाला। तो सैनिकों ने इन्हें यहीं छिपाया था। एपेक्स के शब्दों ने केन को और उलझा दिया, लेकिन सौभाग्य से वह आगे बोलता रहा। क्या तुम्हें वाइस कैप्टन की वे बातें याद हैं जो इस जगह के भीतर वेव आर्टिफैक्ट्स के बारे में थीं? हम यहाँ 1 महीने से ज्यादा समय से हैं। काफी खोज भी कर ली, फिर भी कुछ नहीं मिला। एपेक्स को और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। केन समझ गया कि बात कहाँ जा रही है। बेशक उसे वेव आर्टिफैक्ट्स वाली बात याद थी। यही एक बड़ा कारण था कि वह मिलिट्री अकादमी के सीक्रेट ट्रायल में अकेले उतरना चाहता था। एक आम आदमी के लिए वेव आर्टिफैक्ट पाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि लेवल 4 वेव वॉरियर्स भी इन्हें जीवन बचाने वाले खजाने मानते थे, और उसके हाथ में पकड़ा गोला उन्हीं में से एक लगता था। केन ने महसूस किया कि उसके हाथ से एक विद्युत चुंबकीय धारा निकली और गोले तक पहुंची। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन उभर आई। चिप मॉड्यूल के माध्यम से ब्रांड किया गया जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। बीआर नाम काइनेटिक गॉन्टलेट्स, ग्रेड हाई ब्रॉन्ज, विवरण एस्ट्रल वेव वॉरियर्स के लिए बना आर्टिफैक्ट जो हाथों और अग्रभुजाओं की सुरक्षा करता है। इसके 3 स्तर हैं। इस विवरण के साथ साथ काइनेटिक गॉन्टलेट्स की क्षमताओं और उपयोग की विस्तृत जानकारी केन के दिमाग में पहुंच गई। आमतौर पर वेव आर्टिफैक्ट्स को ब्रांड करके और उनमें छोड़े गए डिजिटल डेटा पैकेज से जानकारी निकाली जाती है एआई चिप के जरिए, लेकिन तुमने यह सिस्टम के माध्यम से किया। एपेक्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी देर रुककर कहा कि केन समझ रहा है, फिर आगे बोला, वेव आर्टिफैक्ट को सक्रिय करने के लिए बस अपनी एस्ट्रल वेव उसमें प्रवाहित करो। एपेक्स ने इसे परखने के लिए बेताब था, इसलिए उसने तुरंत अपनी एस्ट्रल वेव उसमें भेज दी। जैसे ही उसने देखा कि गोला चमक उठा और पिघलकर उसके हाथों और अग्रभुजाओं को ढकने वाले गॉन्टलेट्स में बदल गया, केन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। हालांकि वह गॉन्टलेट्स आजमाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि एबिसल डेमन से हुई लड़ाई ने ध्यान खींचा होगा, इसलिए उसने अपनी मौजूदगी छिपाई और तुरंत वहां से निकल गया। केन कम से कम 1 घंटे तक दौड़ा और फिर एक पेड़ पर चढ़कर आराम किया। उसने आंतरिक श्वास का उपयोग किया, एक वेव बीस्ट का दिल निगला और सोल्जर ड्रग्स ली। 3 घंटे बाद उसका शरीर फिर से ऊर्जा से भर गया और अंदरूनी चोट भी कम हो गई, लेकिन दिमाग का हाल वैसा नहीं था। निगरानी और एबिसल डेमन से लड़ाई ने उसे हद तक थका दिया था, इसलिए उसे सही मायने में आराम चाहिए था। रस्सी बांधकर और उसे पेड़ से कसकर केन सो गया। केवल केन जैसा व्यक्ति जिसके पास बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड था, इस ट्रायल को अकेले लेते हुए भी इतनी शांति से सो सकता था। 10 घंटे से ज्यादा सोने के बाद केन आधी रात में जागा। वह तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन पेट के आसपास अब भी हल्का दर्द था। सबसे पहले उसने आसपास का सर्वे किया और पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद ही उसने अपने वेव आर्टिफैक्ट को परखा। जैसे ही उसने अपना वेव क्लोक सक्रिय किया, काइनेटिक गॉन्टलेट्स का असर दिखने लगा। वे अपने आप एस्ट्रल वेव को चैनल और संघनित कर रहे थे, जिससे आक्रमण और रक्षा दोनों बढ़ रहे थे। केन ने एक बड़े पेड़ पर गूंसे बरसाने शुरू किए। चिप मॉड्यूल द्वारा जुटाए गए डेटा से उसे पता चला कि उसके गूंसे अब 17% ज्यादा ताकतवर थे। ये तो सिर्फ काइनेटिक गॉन्टलेट्स की निष्क्रिय क्षमता थी। निर्देशों के अनुसार उसने इसमें भारी मात्रा में एस्ट्रल वेव डाली और एक मैट्रिक्स सक्रिय किया। काइनेटिक ब्लास्ट तैयार होते ही उसने पेड़ पर मुक्का मारा। झटके से वह लगभग पीछे धकेला गया और उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं, लेकिन हमले की ताकत देखकर उसे कोई परवाह नहीं रही। पेड़ में एक बड़ा छेद बन गया और वह गिर पड़ा। यह हमला लेवल 2 एबिसल डेमन की ताकत से भी ज्यादा था, और यह तो काइनेटिक ब्लास्ट का पहला स्तर भर था। सैक बेशक इतनी ताकत मुफ्त में नहीं आती। दोनों गॉन्टलेट्स पर पहले स्तर के काइनेटिक ब्लास्ट को चार्ज करने में उसकी आधी एस्ट्रल वेव खत्म हो गई।
फिर भी उसकी उत्सुकता कम नहीं हुई। वह अभी सिर्फ लेवल 1 एस्ट्रल वेव वॉरियर था, इसलिए तेजी से रिजर्व खत्म होना स्वाभाविक था। थोड़ा और आराम कर शरीर को फिर से चरम स्थिति में लाकर केन ने एक जानी पहचानी गंध पकड़ी और उसका पीछा किया। जल्द ही उसने 3 पोर्क्यूपाइन राइनोसेरसों का एक झुंड देखा। स्कैन करने पर पता चला कि वे तीनों लेवल 1 थे। पहले एक से भी लड़ना चुनौती होता, लेकिन अब उसके पास वेव आर्टिफैक्ट था। हालात बदल चुके थे। बेसिक वर्चुअल सिम्युलेशन टूल द्वारा दिखाए गए दृश्य उसे अविश्वसनीय लगे। फिर भी उसने सावधानी नहीं छोड़ी और चुपचाप पीछे वाले शिकार की ओर बढ़ा। पोर्क्यूपाइन राइनोसेरसों ने युद्ध मुद्रा अपनाई और अपने वेव क्लोक सक्रिय किए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, केन उन तक पहुंच चुका था। उसमें एक के बाजू पर घूंसा मारा, दायां गॉन्टलेट चमका, मैट्रिक्स सक्रिय हुआ और काइनेटिक ब्लास्ट फूटा। वेव बीस्ट दर्द से चीखा। उसका वेव क्लोक और शारीरिक रक्षा पूरी तरह बेअसर हो गई। एक खूनी छेद बन गया और वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अपने साथी की हालत देखकर बाकी पोर्क्यूपाइन राइनोसेरस स्तब्ध रह गए। अगर सिमुलेशन न होता तो केन भी वैसा ही प्रतिक्रिया देता, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठाया। वह दूसरे राइनोसेरस तक पहुंचा और बाएं हाथ से मुक्का मारा। एक और काइनेटिक ब्लास्ट। इस बार कोई चीख नहीं निकली। वार सीधे सिर पर लगा और वह तुरंत मर गया। फिर भी उसका शरीर उड़ता हुआ तीसरे राइनोसेरस से टकराया। तीसरा राइनोसेरस गिर पड़ा। केन दौड़कर पहुंचा और उसके उठने से पहले ही उसके सिर पर लगातार वार करने लगा। मैदान का हाल देखकर केन हैरान रह गया। उसने 30 सेकंड से भी कम समय में तीनों पोर्क्यूपाइन राइनोसेरस मार डाले और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। इतना काफी था यह समझने के लिए कि वेव आर्टिफैक्ट्स कितने शक्तिशाली होते हैं।